नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल SBC लंडाल में। जैसा कि मैंने आपको रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है CBSE क्लास 10 का NCERT वो पढ़ा चुका हूं, है ना। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा जो है लाभ होगा, क्योंकि ये MCQ है। और आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल हूबहू NCERT से लाइन बाय लाइन उठाकर दे रहे हैं। तो मैंने आपको NCERT को पढ़ा दिया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप जरूर उसको जो है देखिए, वीडियो को रिवीजन आपका हो जाएगा। इसके बाद आप जो है ये वाला वीडियो देखिए, ये MCQ है। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे रेलवे के क्वेश्चंस प्लस जो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है वो, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी है, उन सब को मैंने बनाया है PPT के तौर पर और आप लोगों को बता रहा हूं। उम्मीद है कि इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, ये NCERT का क्लास 10 का चैप्टर 8 है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव प्रजनन कैसे करते हैं, वो ये चैप्टर है। ठीक है, तो मैं अब जो है आप लोगों को स्क्रीन पे वहां पर जाकर पढ़ाऊंगा। कभी डायग्राम्स वगैरह दिखाना हो, समझाना हो तो मैं फिर से वापस यहाँ पर आ जाऊंगा। तो बने रहिएगा। आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वर्जन में है, आप लोग जरूर से प्रश्न को पढ़िएगा। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स डू नॉट टेक प्लेस। यहां पर सवाल को देखिएगा दोस्तों, क्या है सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विधि से एक कोशिकीय जंतुओं और पौधों में, है ना, जो एक कोशिकीय जंतु और पौधे हैं, ठीक है, यानी कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये इतने सारे मेथड्स हैं, जैसे कि फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, ये जनरली प्लांट्स में होता है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सीड बनते हैं, सीड का मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप ही बताइए, ये मैंने इतना सारा ऑप्शन एग्जाम में नहीं रहेगा, मैंने जब बनाया तो एक नोट्स की तरह ये क्वेश्चन को दे दिया है कि इतने तरह से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अलैंगिक प्रजनन नहीं होगा, ये आपको बताना है। विखंडन, ठीक है, फिशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों का ही हिंदी विखंडन दिया हुआ है, लेकिन इसको इंग्लिश में फिशन और इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पुनर्जनन, रीजनरेशन को बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये जनरली पौधों में होता है। ठीक है, इसके बाद मुकुलन यानी कि बडिंग। ठीक है, इसके बाद बीजाणु का निर्माण जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन, ये राइजोपस में होता है ना, ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये होता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, ये वाला तो है। तो आपको बताना है कि ये जो भी ऑप्शंस आप यहां पर देख रहे हैं ये मेथड हैं, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं या एसेक्सुअल के हैं। तो आपको बताना है इतने ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो फिशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये जो भी आप यहां पर ऑप्शंस ये देख रहे हैं, ये सब के सब जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण हैं, यानी कि ये अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं। विखंडन, पुनर्जनन, है ना, कायिक प्रवर्धन ये पौधों में होता है, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, ये सब। मगर जो निषेचन है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है, ये केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल भाग लेता है, ओनली वन, है ना। लेकिन जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ओबियसली इसमें मेल जर्म सेल एक रहता है और एक फीमेल जर्म सेल रहता है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि जब दो इंडिविजुअल उसमें आ गए तो क्या हो जाएगा, वो कैसा प्रजनन हो जाएगा, वो लैंगिक प्रजनन हो जाएगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है वो
डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है, यानी कि आपका लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। तो आइए हम कुछ डायग्राम्स आपको दिखाते हैं, जो कि क्योंकि आप लोगों को ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है, मैंने ये नोट्स काफी मेहनत और ये सब बनाया है। तो जैसे कि आपको देखना होगा कि फिशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब हम आपको डायग्राम्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये सभी के सभी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण हैं, यानी कि अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं। आइए हम जो डायग्राम्स हैं वो आपको दिखाते हैं। यहां से देखिए, मैंने ये सारा जो है ये करके रखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि देखिए अमीबा में, है ना, अमीबा में किस तरह बाइनरी फिशन हो रहा है। ठीक है, अमीबा में देखिए गौर से बाइनरी फिशन हो रहा है, यानी कि अमीबा ये पेरेंट सेल है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो इस तरह से दो भागों में बंटकर दो डॉटर सेल में बदल जाता है। तो ये बाइनरी फिशन इन अमीबा किसका उदाहरण है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। इसी तरह यूग्लिना, यूग्लिना भी देखिए दो भागों में किस तरह से बंट जाता है, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। इसी तरह लेस्मानिया, जो लेस्मानिया डोनावानी है, जो काला अजार जिसके कारण होता है बुखार, वो भी देखिए कि किस तरह से दो भागों में बट के अलग हो जाता है। तो ये जो है सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। इसी तरह यहां पे देखिए कुछ प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि जो पोटैटो है, ये पोटैटो के आईज हैं, है ना। जब ये आलू को आप इस तरह से, जो पोटैटो है उसको काट के ये वाला जो पोर्शन है आप उसको मिट्टी में लगा देंगे तो नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जिंजर में जो राइजोम होता है, माने उसका भी ये बड टाइप का है ना, बड, ये भी, इसको भी जब आप काट के मिट्टी में लगा दीजिएगा तो इससे भी नया पौधा बन जाएगा। इसी तरह ब्रायोफाइलम का जो है, ये पत्ती के किनारे एक छोटा छोटा पौधा बन जाता है, बाद में ये अलग होकर नया पौधा बन जाता है। तो ये सभी जो है आप देख सकते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है, यानी अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार देखिए प्लाज्मोडियम में, जैसे कि आपने यहां पर देखा, आपने इसमें देखा कि इसमें बाइनरी फिशन हो रहा है, मतलब दो भागों में बट रहा है ना, ये सब बाइनरी फिशन है, दो भागों में बट रहा है। ठीक है, जो अमीबा में जो बाइनरी फिशन होता है, ये आप जानते हैं, मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि ये कहीं से भी दो भाग में बट जाता है, किसी भी प्लेन से। लेकिन जो यूग्लिना या लेस्मानिया में जो बाइफर्केशन होता है, यानी कि उसमें जो स्प्लिटिंग होता है, जो दो भाग में टूटता है, वो बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, यानी कि एकदम से जो है एक ही तरह का, उसमें एकदम बीचों बीच जो है इस तरह से सिमेट्रिक, इस तरह से ये दो भागों में यहां से इस तरह से ये बट जाएगा, दो अलग अलग जो है लिस्मानिया बन जाएगा। तो ये सिमेट्रिक बाइनरी फिशन का उदाहरण है यूग्लिना और लिस्मानिया में, और ये किसी भी प्लेन में हो सकता है अमीबा का। ये सारी बातों को आपको जानना है दोस्तों, क्योंकि ये सब जो है एनसीईआरटी में बताया गया है, जो बात वहां बताई गई है वो पूछी जा सकती है, एकदम ये बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि ये जो फिशन है, जो विखंडन है ना, ये मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये प्लाज्मोडियम का जो है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, जो कि मलेरिया परजीवी है ना, मलेरिया पैरासाइट है। तो इसका देखिए ये सिंगल सेल है, यानी कि पेरेंट है, ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है। ठीक है, अब इसमें से देखिए बहुत सारा जो है डॉटर सेल बन गया। ये सब जो है एक एक जो सेल दिख रहा है आपको, ये डॉटर सेल है। बाद में ये मैच्योर हो जाते हैं और रप्चर होकर अलग अलग बन जाते हैं, यानी कि इसमें एक ही सेल देखिए कितने सारे सेल्स में टूट जा रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन, बहुविखंडन। ठीक है, तो बहुविखंडन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, इसी प्रकार ईस्ट में सारे क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं एक ही बार आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेंगे। ईस्ट में बडिंग के द्वारा होता है, जैसे कि ईस्ट है, ये पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट ईस्ट सेल है। इसी में क्या होता है, थोड़ा सा एक तो बडिंग टाइप का निकलता है, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी थोड़ा सा उसमें चला जाता है, तो ये एक न्यूक्लियस सबसे पहले न्यूक्लियस अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद बड जो है धीरे धीरे करके देखिए कितने सारे इस तरह से बड हो गए। ये सब जो है ये डॉटर ईस्ट है, यानी कि एक जो है पेरेंट से आप देख सकते हैं कि कितने सारे डॉटर जो सेल्स हैं वो बन गए। तो ये रिप्रोडक्शन है ईस्ट में, कैसे होता है? बडिंग के द्वारा होता है, ये बड के तरह निकलते हैं। इसी तरह फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, जो स्पाइरोगायरा है देखिए किस तरह से ये इसके टुकड़े हो जाते हैं, फ्रेगमेंट 1 2 3, और बाद में यही डेवलप होकर के ये
नए 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 जो है स्पाइरोगायरा यानी कि डॉटर स्पाइरोगायरा बन जाते हैं। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा कि किस में क्या होता है। जैसे कि अभी अभी आपने देखा ईस्ट में बडिंग से होता है, प्लाज्मोडियम में कैसे हो रहा है, मल्टीपल फिशन हो रहा है। इसमें जो अमीबा, यूग्लिना या लिस्मानिया है, इसमें क्या हो रहा है, बाइनरी फिशन हो रहा है, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से यहां देख सकते हैं रीजनरेशन इन प्लानेरिया, ये प्लानेरिया है और इस तरह से देखिए ये पेरेंट प्लानेरिया है और ये इसके टुकड़े हो जाते हैं, कई सारे टुकड़े हो गए, बाद में ये रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि ये सब जो हिस्सा है ये वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए ये कंप्लीट हो गया, फिर इसका नीचे, फिर इसका ऊपर ये कंप्लीट हो जाएगा, देखिए कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसका ये निचला हिस्सा है तो ऊपर वाला कंप्लीट हो जाएगा, देखिए ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो है डॉटर प्लेनेरिया हो गए, यानी कि डॉटर सेल्स हो गए। एक पेरेंट से देखिए कितने सारे डॉटर सेल्स हो गए, लेकिन कैसे हुए हैं ये रीजनरेशन प्रोसेस से हुए हैं। तो प्लेनेरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो किस मेथड से होता है, तो वो होता है रीजेनरेशन। अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है, पुनर्जनन। इसी प्रकार आप बडिंग इन हाइड्रा, जैसे आपने देखा था बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में बडिंग होता है, ठीक उसी तरह से हाइड्रा में भी बडिंग होता है। जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है, पेरेंट हाइड्रा, इससे छोटा सा देखिए एक बडिंग निकला और यही ग्रोथ होकर के बाद में देखिए इससे सेपरेट हो जाता है यहां से, और ये अलग एक जो है डॉटर हाइड्रा बन गया। तो ये जो है बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में किस मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, तो थ्रू बडिंग होता है। ठीक है, और ये जो भी आपने उदाहरण देखा है यहां पर, वो सभी के सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण हैं, अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए एक ही इंडिविजुअल यानी एक ही पेरेंट से डॉटर सेल बन रहे हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन है इसके लिए दो पार्टिसिपेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टिसिपेंट होना जरूरी है, जिससे कि एक में मेल जर्म सेल और एक से फीमेल जर्म सेल मिलेंगे, तभी दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और तब जाकर के नए जो है डॉटर सेल का जन्म होगा। तो वहां पर दो इंडिविजुअल का होना जरूरी है, मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल की जरूरी है। ठीक है, अभी एक लास्ट ये देख सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ये जो राइजोपस है जो कि ब्रेड मोल्ड है, पावरोटी जब ये हो जाता है, खराब हो जाता है, देखिएगा फफूंद जिसको बोलते हैं, फफूंदी बन जाता है ना। तो ये जो है राइजोपस है और ये ब्रेड मोल्ड में क्या होता है, ये इस तरह से जो खिला हुआ है ये स्पोरेंजियम है। ये इसी यही जो है इसी से स्पोर बनते हैं, छोटे छोटे दाना जैसा, आपको उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा मगर गौर कीजिएगा, ये दाना दाना जैसे जो दिख रहा है, दे आर स्पोर्स, उससे स्पोर बन जाते हैं। तो फिर ये जब स्पोर अलग हो गया तो इससे फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि नया जो है मतलब आपका ब्रेड मोल्ड बन जाता है। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ये किस में होता है, राइजोपस में होता है। इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। तो ऑप्शन में या तो ब्रेड मोल्ड दे दिया जाए या राइजोपस दे दिया जाए, दोनों आपको समझ के रखना है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन से जो है ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि फिशन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन कैसा देखने में लगता है, रीजनरेशन कैसा होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, ठीक है, बडिंग कैसा होता है, स्पोर से कैसा होता है, ये सब पता चला आपको। फर्टिलाइजेशन, आइए फर्टिलाइजेशन का भी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये रहा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में देखिए कि क्या हो रहा है। फर्टिलाइजेशन में ये स्पर्म है ना, हमने मेल का उदाहरण, ह्यूमन का उदाहरण लिया है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसमें ये स्पर्म है और ये जो है ये एग है। ठीक है, ये वाला एग है। तो बहुत सारे स्पर्म जाकर इस एग को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो है फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट, आप इसको फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं या जाइगोट बोल सकते हैं। तो ये जाइगोट हो गया। तो जब ये जाइगोट हो जाता है तो यही जाकर यूट्रीन का जो गर्भाशय है उसकी दीवारों में जाकर चिपक जाता है और धीरे धीरे करके एम्ब्रायो बन जाता है, फिर इसके बाद फॉयटस बन जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो फर्टिलाइजेशन है इसमें आप देख रहे हैं कि दो जर्म सेल की जरूरत पड़ रही है, एक मेल जर्म सेल है ना और एक फीमेल जर्म सेल, जिसको कि यहां पर एग कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, स्पर्म। तो इन दोनों का ये से हो रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
उसमें दो पार्टिसिपेंट का होना जरूरी है, एक मेल जर्म प्रोवाइड करेगा और एक फीमेल जर्म सेल प्रोवाइड करेगा, तभी दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो ये उदाहरण है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी फिशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसमें, अच्छा एक सेकेंड दोस्तों, मैं दूसरा पीडीएफ शेयर करता हूं जिससे कि पढ़ाने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सारे सटे हुए हैं ना। ये रहा दोस्तों, ठीक है। एनसीईआरटी हाउ डू रिप्रोड्यूस। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देख लीजिए। यही है कि जो क्वेश्चन आपको नंबर बता देंगे वही पढ़िएगा, है ना, क्योंकि सब क्वेश्चन पास पास में है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा गैप देना चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं है, आप जितना नंबर क्वेश्चन को हम बोलेंगे उतना ही वही क्वेश्चन पढ़िए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बाइनरी फिशन। जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन के द्वारा। बताइए, अभी अभी आपने डायग्राम देखा था, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। स्पाइरोगाइरा, अमीबा या लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम या हाइड्रा। तो जो बाइनरी फिशन होता है वो किसमें होता है, अमीबा और लिस्मानिया, ये दो उदाहरण दिया हुआ है। हालांकि यूग्लिना में भी होता है, लेकिन यूग्लिना का एग्जाम्पल चूंकि बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, इसीलिए दोनों याद रखिए, अमीबा में और लिस्मानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, हाँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू मल्टीपल फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मल्टीपल फिशन के द्वारा। तो ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा। हिंदी में पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय जंतु में अलैंगिक प्रजनन बहुविखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा, अमीबा, प्लाज्मोडियम और हाइड्रा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम। अभी अभी आपने देखा था, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैराजाइट है और कई सारे भागों में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा किसमें होता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यानी कि जो है विखंडन के द्वारा कौन सा प्रजनन किसमें होता है, स्पाइरोगाइरा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, है ना। तो क्या बोला गया है, टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन, वो टुकड़ों में बट जाता है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, तो अभी अभी आपने देखा स्पाइरोगाइरा, है ना। इसका तस्वीर एक बार देख लीजिए, ये रहा, ये रहा स्पाइरोगाइरा, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा, है ना। स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा प्रजनन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन बोलेंगे वही क्वेश्चन पढ़िएगा तो इजी रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन के द्वारा होता है, किसमें होता है, रीजनरेशन के द्वारा। स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा। हिंदी में पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जनन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, पुनर्जनन के द्वारा, यानी कि जो है रीजनरेशन के द्वारा। तो रीजनरेशन किसमें होता है दोस्तों, प्लानेरिया में, है ना। प्लानेरिया में रीजनरेशन के द्वारा जो है प्रजनन होता है। आइए एक बार डायग्राम दिखा देते हैं आपको, ये रहा प्लानेरिया, ये रहा प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया में कैसे होता है, रीजनरेशन के द्वारा होता है। ठीक है, रीजनरेशन इन प्लानेरिया। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। बडिंग के द्वारा होता है कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है,
स्पाइरोगाइरा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा। हिंदी में निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा किसमें होता है दोस्तों? हाइड्रा, और एक उदाहरण क्या था? ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में होता है। दो दो चीज में कैसे प्रजनन होता है दोस्तों? बडिंग के द्वारा होता है, हाइड्रा और ईस्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर के द्वारा किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, राइजोपस। निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक प्रजनन बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है? बीजाणु निर्माण के द्वारा किसमें होता है? तो ये राइजोपस में होता है। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लीजिए, ये रहा राइजोपस। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है दोस्तों? स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है, यानी कि जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, एक एक बार मैं डायग्राम भी दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को तुरंत जो है वो याद आ जाए, याद रहे हमेशा के लिए। निम्नलिखित में से इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फिशन अकर्स इन डेफिनिट ओरिएंटेशन? ये बात पे गौर कीजिए, डेफिनिट ओरिएंटेशन में होता है। निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है? ठीक है, मतलब जैसे तैसे नहीं होता, जहां तहां से नहीं होता, मतलब एक डेफिनिट ओरिएंटेशन में होता है। तो ऑप्शन है लिस्मानिया, अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा। ऑप्शन है लिस्मानिया, अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा। तो आपको याद है ना, लिस्मानिया और यूग्लिना, ये दो उदाहरण मैंने दिखाए थे तस्वीर में, जिसमें कि जिसमें जो कि आपका फिशन है, बाइनरी फिशन, वो बिल्कुल द्विविखंडन जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, मतलब एकदम निश्चित ये से होता है। ठीक है, एक बार डायग्राम दिखाते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, ये रहा, यहां पर आप देख सकते हैं कि लिस्मानिया में जो फिशन हो रहा है वो बिल्कुल सिमेट्रिक हो रहा है, मतलब एकदम जो है बीच से ये जो है ये डिवाइड हो जा रहे हैं इस तरह से, है ना। यहां भी देखिए यूग्लिना, ये भी किस तरह से जो है एकदम सिमेट्रिक, इस तरह से सिमेट्रिक ये में हो जा रहा है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, मतलब दो अलग अलग डायग्राम है लेकिन एकदम सेम रहेंगे, है ना। तो इस तरह से सिमेट्रिक बाइनरी फिशन होता है, किसमें होता है? लिस्मानिया और यूग्लिना में। यूग्लिना का एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन लिस्मानिया का है, तो लिस्मानिया जरूर याद रखिएगा। लेकिन ये जो अमीबा में जो बाइनरी फिशन होता है ना, ये किसी भी प्लेन से हो सकता है, क्योंकि ये खुद लचीला और ये टाइप का होता है। ठीक है, तो वो कहीं से भी जो है वो मतलब दो भागों में बढ़ सकता है, कोई सिमेट्रिक ये नहीं है। हो सकता है कि ये थोड़ा बड़ा हो पोर्शन, ये थोड़ा छोटा हो। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे ये सिमेट्रिक नहीं है, मगर ये जो है आपका लिस्मानिया वाला जो बाइनरी फिशन हो रहा है लिस्मानिया में, ये बिल्कुल जो है कैसा है? एकदम सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज काला अजार? काला अजार जो बुखार है वो किससे होता है? तो डेफिनेटली प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, नेम द प्लांट, क्वेश्चन नंबर 9, नेम द प्लांट विच प्रोड्यूसेस बड्स इन द मार्जिन ऑफ इट्स लिप्स। बोल रहा है कि अपना लिप्स का मार्जिन में बड बनाता है, एंड द सेम फॉल्स इन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और बाद में वो मिट्टी में गिर जाता है और नया पौधा बन जाता है। एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, अमीबा, हिबिस्कस, जैस्मिन। हिंदी में पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, उस पौधे का नाम बताइए जो अपने पत्तियों के किनारों पर कलियां बनाता है और वह मिट्टी में गिरकर नए पौधे बन जाते हैं। तो ऐसा ब्रायोफाइलम है ना। आइए ब्रायोफाइलम का एक छोटा सा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये रहा ब्रायोफाइलम, है ना। ये रहा ब्रायोफाइलम, देख सकते हैं पत्तियों के किनारे छोटा छोटा बड बन जाता है, बाद में ये अलग हो जाएंगे और नया पौधा बन जाएगा मिट्टी में गिरने के बाद। ठीक है, द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर इज कॉमनली यूज्ड फॉर, जो टिश्यू कल्चर है उसका प्रयोग किस चीज में करते हैं, मतलब क्या टिश्यू कल्चर क्या है? तो उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सजावटी पौधों का उत्पादन, पुष्पीय पौधों का उत्पादन, अपुष्पीय पौधों का उत्पादन, उत्तकीय पौधों का उत्पादन। ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ टिश्यू प्लांट्स। तो याद होगा दोस्तों, जो टिश्यू कल्चर है मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज किए जाते हैं, सजावटी पौधों के लिए। ठीक है, आइए हम आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है ना, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ये करते हैं। ये रहा टिश्यू कल्चर, ये देख लीजिए कैसे करके टिश्यू कल्चर किया जाता है। जैसे लीफ है,
तो लीफ का ही छोटा छोटा टिश्यू को निकाल कर कुछ केमिकल वगैरह ये सब रासायनिक या हार्मोन वगैरह होगा ये इसमें डुबाते हैं, फिर धीरे धीरे देखिए एक नया छोटा सा नन्हा सा पौधा बन जाता है, बाद में ये पौधा बन जाता है। तो ये टिश्यू कल्चर है, यानी कि टिश्यू को निकालकर ये सारे क्या है, ये टिश्यूज हैं, प्लांट के टिश्यूज हैं जिसको कैलस बोला जाता है। ठीक है, ये इससे बनता है। जैसे लीफ है, लीफ से देखिए इसको स्टेरिलाइज किया गया, फिर उसका छिलका निकाला गया एपिडर्मिस से, ये देखिए छिलका निकाल दिया गया तो पूरा जो है पील्ड लीफ माने उसका छिलका निकला हुआ है, तो पूरा आपको साफ दिख रहा है कि कौन सा टिश्यू है। तो ये टिश्यू को निकाल लिया जाएगा, फिर उसको सेल में डुबाया जाएगा, फिर उसका जो सेल वॉल है, रिमूवल ऑफ सेल वॉल को बाहर निकाल दिया जाएगा, और अल्टीमेटली फिर उसको जो है कल्चर क्लोरोप्लास्ट करेंगे, धीरे धीरे कैलस बन जाएगा। ये कैलस, ये भी याद रखिएगा कि जो नन्हा सा जो पौधा है, मतलब जिसमें अभी ये आ चुका है, वो मतलब सीडलिंग टाइप का हो गया है, उसको कैलस बोलते हैं इन केस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो ये जो टिश्यू कल्चर है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज होता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर याद रखिएगा, ये भी एक अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक ही इंडिविजुअल है, उसी से ये करके नया पौधा बन जा रहा है, पौधे का किसी न किसी पार्ट से बन रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन, यानी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the threads like structure that develop on a ब्रेड मोल्ड आर कॉल्ड। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेड मोल्ड पर होता है उसे क्या कहते हैं? हाइफे, हॉर्न, सीलिया, स्यूडोपोडिया। ब्रेड के सांचे पर निम्नलिखित में से धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? हाइफे, हॉर्न, सीलिया, स्यूडोपोडिया। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइफे कहा जाता है, हाइफे। ठीक है, ब्रेड मोल्ड पर धागे जैसा जो ये रहता है उसको हाइफे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पढ़िएगा। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डैश इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व, यानी अलैंगिक प्रजनन में डैश व्यष्टि शामिल होते हैं, यानी कि कितने लोग इसमें शामिल होते हैं या कितने पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कहने का मतलब। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एकल। ठीक है, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो डबल। ठीक है ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल चाहिए, जो कि दो पेरेंट अलग अलग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 13 नंबर, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? तो कॉपीइंग ऑफ डीएनए एंड सेलुलर ऑपरेटस, जो डीएनए का कॉपी तैयार होता है और साथ ही साथ जो सेलुलर ऑपरेटस है, यानी कि डीएनए में कोशिकीय तंत्र और प्रतिलिपि का बनना, मतलब डीएनए का कॉपी बनता है और कोशिकीय तंत्र बनता है, क्योंकि जो कोशिका है, सेल है, उसका जो ऑर्गेनेल है वो भी तो बनना चाहिए ना। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके बाद राइबोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है। ये सारे जो चीजें हैं एक सेल का जो भी अपरेटस है जिससे कि सेल में लाइफ है, मतलब कंप्लीट वो एक जीवन दे सकता है, तो वो तो चाहिए ना, सेल ऑर्गेनेल भी तो चाहिए। तो इसीलिए याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज होता है, एक कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का कॉपी तैयार होता है, और साथ ही साथ सेल्यूलर अपरेटस का ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन द पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पॉपुलेशंस के, उसमें वेरिएशन का कारण क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन, क्यों जो है वेरिएशन होता है, जो डॉटर सेल बनते हैं, यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो भी ये होता है, मतलब पेरेंट से जो डॉटर सेल बनते हैं, उसमें वेरिएशन क्यों आता है, क्यों विभिन्नता प्रकट होती है? तो याद रखिएगा, ये विभिन्नता प्रकट होती है एरर इन कॉपिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का प्रतिलिपि बनाने में जो त्रुटि होती है, ये जो एरर होता है, उसी से जो है ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन होता है। क्योंकि आपको पता है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के पास ही प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने का कोड होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंज हो गया या जो है ये हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो डॉटर सेल बनेगा तो उसका जो बॉडी डिजाइन है या इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होगा ही। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन बनाने का जो इंफॉर्मेशन है वो किस में रहता है? डीएनए में रहता है। और अगर डीएनए चेंज हो गया, डीएनए में थोड़ा बहुत भी त्रुटि आ गई कॉपी करने में या फिर ये, तो जो बनने वाला जो डॉटर सेल है वो उसमें वेरिएशन होगा ही। 15 नंबर, वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग। जो वेरिएशन है उसको हम लोग एंश्योर करते हैं सर्वाइवल के लिए। किसके लिए करते हैं? वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द
स्पेसीज, याद रखिएगा, पूरे प्रजाति को बताने के लिए, स्पेसीज को बताने के लिए वेरिएशन जरूरी है। क्यों जरूरी है दोस्तों? मान लीजिए मैंने एक उदाहरण दिया था बैक्टीरिया का, एनसीईआरटी में भी बैक्टीरिया का ही उदाहरण लिया है। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है जो एक पार्टिकुलर जगह में रहता है और वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक वो जो है सहन कर सकता है, यानी कि उसके ऊपर जाने पर उसका जो बॉडी है, उसके अंदर जो जीने के लिए जो भी चीजें हैं वो काम नहीं कर पाएगी। अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया का कॉलोनी है वो खत्म हो जाएगा, है ना, समाप्त हो जाएगा, वाइप्ड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर उस बैक्टीरिया में ही एक आध दो बैक्टीरिया, चार बैक्टीरिया ऐसा हो जिसका बॉडी डिजाइन, जिसमें ऐसा यूनिक जो है फीचर हो उसके बॉडी में कि वो 55 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर सकता है, तो बाकी तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, मगर वो जो 4-5 बैक्टीरिया होगा, 4-5 बैक्टीरियाज, वो क्या करेंगे, अपने आप को बचा लेंगे उस टेम्परेचर पर भी, 51 52 भी पहुंचेगा तो भी अपने आप को बचा लेंगे। तो जब वो बचे रह जाएंगे तो फिर खुद वो आपस में, या फिर चूंकि बैक्टीरिया है तो वो सेल्फ जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो उससे नया बैक्टीरिया बनेगा, डॉटर सेल, और इस तरह करके फिर से उसका जनसंख्या बना रह जाएगा। तो इसीलिए सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज के लिए वेरिएशन जरूरी है। और ये वेरिएशन किसके कारण आता है? इन कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का कॉपी तैयार करने में जो एरर आता है, उसी एरर के कारण वेरिएशन आता है। और चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और दोनों का डीएनए जो है मिलकर एक डॉटर सेल में जो डीएनए है उसको बनाता है, तो इसमें जो डीएनए का कॉपी किया जाता है, इसमें वेरिएशन आने का चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें डीएनए का कॉपी बनाने में ज्यादा एरर का चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरेंट है, उसी से जो है डॉटर बन रहा है, एक ही से, तो उसी से कॉपी होके बन रहा है, दो अलग अलग पार्टिसिपेंट नहीं है, तो इसीलिए वहां पर वेरिएशन का चांसेस थोड़ा कम होता है। याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टिसिपेंट होने के कारण जो डीएनए का कॉपी करने में वेरिएशन होता है वो ज्यादा होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जर्म सेल? जर्म सेल में कितना जो है आपका क्रोमोसोम होता है? याद रखिएगा जर्म सेल की बात कर रही है, यानी कि स्पर्म और ओवा में, तो इसमें 23 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, इसमें स्टूडेंट गलती कर देते हैं। याद रखिएगा जर्म सेल और ओवा में 23 होते हैं, क्योंकि याद होगा आपको, क्योंकि जो जर्म सेल होता है उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। जर्म सेल में क्या होता है दोस्तों? मियोसिस सेल डिवीजन होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो क्रोमोसोम का संख्या है उसमें 20 होता है, ओनली 23 होता है। तो मेल जर्म सेल में 23 होता है और फीमेल जर्म सेल में 23 होता है, तो कुल मिलाकर जो डॉटर सेल तैयार होता है उसमें 46 हो जाता है। ठीक है, इसका एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हिसाब बराबर रहता है। ये आप यहां पर एक बार जरूर देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हिसाब किस तरह से बराबर होता है। देखिए ये रहा, यहां पर आप देखिए तस्वीर को, ये है माइटोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस में ये डिप्लॉयड होता है, यानी कि जो डीएनए है वो 46 होता है, 23-23 का पेयर होता है, 23 का, तो यानी 46 होता है। तो जो 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 डॉटर सेल बनते हैं उसमें भी 46-46 होता है। लेकिन जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, ये मियोसिस सेल डिवीजन केवल जर्म सेल में होता है, याद रखिएगा। और जो माइटोसिस है वो कहां होता है? बॉडी सेल या सोमैटिक सेल जिसको बोलते हैं, उसमें होता है। तो ये मियोसिस सेल डिवीजन के कारण इसमें 46 होता है। लेकिन इससे जो डॉटर सेल बनते हैं ना, आप यहां पर देखिए, इससे जो होते हैं तो जो 2 से 4 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, और इससे 1 से 2 बनते हैं। तो 4 डॉटर सेल बनने के कारण ये इसमें 23, इसमें 23, इसमें 23, इसमें 23 होता है। तो यानी कि जो हैप्लॉयड है इसको बोलते हैं हैप्लॉयड, ठीक है। तो ये हैप्लॉयड मतलब हाफ करके है, इसीलिए 23 होता है। जो जर्म सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 23, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं 4 डॉटर सेल बनता है पेरेंट से, और इससे एक पेरेंट से 2 बनता है, ठीक है। इसीलिए अगर 46 है तो 46 ही रहता है, और इसमें 46 है लेकिन ये 23 करके बनता है सभी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मियोसिस सेल डिवीजन में ये जर्म सेल में होता है, और जर्म सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होता है। क्योंकि अगर 23 नहीं होगा तो दोनों जर्म सेल जब मान लीजिए मिलेगा, ठीक है, एक मेल जर्म सेल एक फीमेल जर्म सेल, दोनों 46 होगा तो कितना हो जाएगा, है ना, 46 92 हो जाएगा। लेकिन अगर 23 रहेगा तो 46 हो जाएगा।
वो बना रहेगा, इसीलिए जो है ये जरूरी है ध्यान रखना। What are the number of chromosomes in the body cell और somatic cell? अगर आपको बॉडी सेल या सोमैटिक सेल दे दे उसमें कितना क्रोमोसोम होता है, तो ऑब्वियसली ये 23 पेयर्स होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 पेयर, 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य की शारीरिक कोशिका या दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो 23 जोड़े होती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम इन जर्म सेल और डॉटर सेल? ठीक है, जर्म सेल और डॉटर सेल, तो आप ही बताइए कि जर्म सेल और डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का रेशियो होगा वो क्या होगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जर्म सेल, तो आपने देखा जर्म सेल में कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम इन द जर्म और ओवा एंड डॉटर सेल, जिसको कि जाइगोट कहते हैं, तो जाइगोट जो होता है वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो उसमें 46 हो जाता है ना। ये 46 कहां से आया, 23 मेल जर्म से और 23 फीमेल जर्म सेल, तो 23 23 46 हो गया। इसका रेशियो निकाल दीजिए, 1:2 आ जाएगा कटा करके, तो ये आ गया आंसर 1:2। ठीक है, तो जनन कोशिका में जो अंडाणु होते हैं और संतति कोशिका में जो होते हैं उसके गुणसूत्रों का अनुपात क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है कि जो जर्म सेल होगा उसमें 23 होगा, और जो डॉटर सेल बन के तैयार होगा फाइनल, यानी कि जाइगोट जिसको बोलते हैं, उसमें 46 होगा। तो बस रेशियो निकाल दीजिए, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स ऑफ ह्यूमन? देखिए ह्यूमन का जर्म सेल में कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो अभी अभी आपने देखा ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, द जर्म सेल विच कंटेन्स स्टोर्ड फूड एंड एनर्जी आर कॉल्ड, वो जर्म सेल कौन सा है जो फूड को स्टोर करता है और एनर्जी को। ठीक है, ऑप्शन है फीमेल गैमेट जिसको ओवा कहते हैं, मेल गैमेट जिसको स्पर्म कहते हैं, नन ऑफ द अबव। तो जनन कोशिका जिसमें संग्रहित भोजन और ऊर्जा होती है, तो वो कौन सा होता है, वो मादा युग्मज होता है, यानी कि फीमेल गैमेट जिसको अंडाणु कहते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारा फूड स्टोर करके रखता है वो, यानी कि ग्लूकोज वगैरह रहता है और एनर्जी होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पिस्टिल, जिसको कार्पेल बोलते हैं, तो पिस्टिल का कौन सा पार्ट नहीं है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पेटल। निम्नलिखित में से स्त्री केसर का भाग नहीं है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पंखुड़ी। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बताना है, थोड़ा हिंदी में यहां पर आप लोग देख लीजिएगा स्टाइल को क्या बोलते हैं, हमने इसमें थोड़ा सा दोनों सेम हो गया है, वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र, लेकिन इंग्लिश में एक को स्टिग्मा और एक को स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो पिस्टिल का कौन सा पार्ट नहीं है, आइए हम सबसे पहले आपको याद दिलाते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिस प्लांट में फूल लगते हैं, तो उसका जो है कौन कौन सा जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसके कौन कौन से भाग होते हैं, तभी आप ये आंसर अच्छा से दे पाइएगा और आपको याद भी रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं तस्वीर, ये रहा, आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें देखिए कि किस तरह से जो है ये नाम सब रहता है, ताकि आपको वो याद रहे। देखिए जो पिस्टिल होता है ये दरअसल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ये पिस्टिल का क्या होता है, स्त्री केसर बोलते हैं इसको, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्त्री केसर बोलते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, ये वाला, ये जो हिस्सा है स्टिग्मा है, ये स्टाइल है जो इस तरह का पाइप जैसा दिख रहा है, और ये ओवरी है जिसमें कि अंडाशय बोलते हैं इसको। तो पिस्टिल का 3 भाग होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो हम फिलहाल आपको यही दिखा रहे हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वो भी दिखाएंगे। ठीक है, ताकि याद रहे, कंफ्यूज ना हो आप। पिस्टिल का यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको स्त्री केसर कहते हैं, तो इस स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन से भाग नहीं है, नॉट ए पार्ट बोल रहा है, तो स्टिग्मा हाँ ये है, स्टाइल ये भी है, ओवरी ये भी है, पेटल नहीं है, पेटल इसका पार्ट नहीं है, यानी कि पंखुड़ी इसका जो है पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर? एक फूल का कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फूल का कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, आइए एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। तो ये जो पिस्टिल देखा था ना आपने, ये पिस्टिल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है,
और ये जो आप देख रहे हैं ना एंथर और फिलामेंट, इसको बोलते हैं स्टेमन। यहां पर लिखा हुआ नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेमन, STAMEN, स्टेमन। तो ये जो स्टेमन है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंथर, ठीक है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। तो ये जो स्टेमन है ना, ये मेल जर्म सेल है, या मेल जो है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इसका दो पार्ट कौन है, एंथर और फिलामेंट। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। सवाल है कि व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, तो एक पिस्टिल है और दूसरा स्टेमन है, स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, याद रखिएगा। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ स्टेमन। स्टेमन का कौन कौन सा पार्ट है, तो अभी अभी आपने देखा फिलामेंट और एंथर, दो पार्ट होता है। ठीक है, आइए एक बार फिर से दिखाते हैं आपको ताकि याद रहे। स्टेमन का दो पार्ट होता है, स्टेमन का एंथर और फिलामेंट। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of the same flower is called। अगर pollen grain, जो कि आप जानते हैं कि ये मेल जर्म सेल है और ये एंथर से स्टिग्मा पे जब जाता है एक ही फ्लावर में, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, अगर सेम फ्लावर है तो। अगर अलग अलग फ्लावर रहेगा, एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में जा रहा है, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। और अगर एक ही फ्लावर में जा रहा है तो स्वपरागण, है ना, पॉलन ग्रेन एंथर। हम आपको दिखाते हैं कि पॉलन ग्रेन किस तरह से एंथर से स्टिग्मा पे जाता है। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पे जाता है। आइए एक छोटा सा उदाहरण आपको क्रॉस पॉलिनेशन का यहां दिखा रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का एजेंट कौन कौन होता है, हवा, ठीक है, कीट पतंग, ठीक है, और जानवर, ये सब होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ये पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन है ये छोटा छोटा दाना जैसा रहेगा, और ये क्या है, ये मेल जर्म सेल है। तो जब मधुमक्खी या कोई भी कीट पतंग जब इसके फूलों पे बैठता है तो ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, हल्का सा, तो ये इसके बदन में चिपक जाता है। बाद में ये जब फूल के स्टिग्मा पर जाके बैठते हैं तो यहां पर वो पोलन ग्रेन आज गिर जाता है, और फिर यही पोलन ग्रेन, आपको तो पता है कि ये पोलन ग्रेन जो है वो अंडाशय में चला जाएगा, है ना। ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ट्यूब से होकर कहां चला जाएगा, अंडाशय में, ओव्यूल, ओवरी में, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा और इस तरह से नया बीज बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर में जब दोनों ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हिबिस्कस का पौधा, ये जो है बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसके एक ही फूल में जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होता है, यानी इसमें पिस्टिल भी होता है और इसमें स्टेमन भी होता है, दोनों होता है। जब दोनों ऑर्गन होगा तो दोनों, अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट्स या बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है, अभी आपको मिलेगा। 25 देखिएगा, नेम द फ्लोरल पार्ट विच गेट्स कन्वर्टेड टू सीड। बीज में कौन बदल जाता है, तो बीज में बदल जाता है ओव्यूल। ठीक है ना, बीजांड जो है बीज में बदल जाता है। ठीक है, नेम द फ्लोरल पार्ट विच गेट्स कन्वर्टेड टू फ्रूट, फल में बदल जाता है, तो ये ओवरी है। ठीक है, मेरा पहला वीडियो देखिएगा, सारा इजी है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ये वाला पार कर दे रहा हूं। अब हम लोग आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, क्योंकि इससे कुछ भी क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक बार तस्वीर देख लीजिए फिर से। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है और क्या जो है उसका काम है, ये एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है स्कॉर्टम है, ये वाला जो ये पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्टम। और इसी स्कॉर्टम के अंदर में ये जो है ये है टेस्टिस। ठीक है, इसी में स्पर्म बनता है, ये है टेस्टिस। ठीक है, स्पर्म जब बनता है तो एक पाइप के जरिए जो है वो जाता है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय, इसी से स्पर्म जो है इस रास्ते से होकर जाता है। ठीक है, जब ये रास्ते से जाता है तो यहां पर दो छोटे छोटे ग्लैंड है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक होता है सेमिनल वेसिकल। ये दोनों अपना सिक्रीशन देते हैं, सेमिनल वेसिकल भी देता है और प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन देता है, मतलब एक तरह का जो है द्रव स्रावित करता है। और जब ये स्पर्म यहां पर आता है
तो स्पर्म जो है उस इस फ्लूइड में जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड कर रहा है, इस फ्लूइड में वो तैरने लगता है और ये कुछ पोषण भी उसको प्रदान करता है, न्यूट्रिशन भी देता है। जो सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो द्रव है, लिक्विड है, वो केवल लिक्विड नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा जो है न्यूट्रिशियस है, जिसमें कि आपका जो स्पर्म है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, थोड़ा एनर्जाइज्ड भी हो जाता है और उसको फ्लो करने के लिए एक रास्ता मिल जाता है, यानी कि लिक्विड में वो तैरता हुआ फ्लो करता हुआ जाता है। याद रखिएगा कि जो आपका स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि वो चल सकता है। ठीक है, तो वो जो है ये के साथ जो लिक्विड प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ ये जाकर यूरेथ्रा से होकर बाहर निकल जाता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें वेजिना के थ्रू वो अंदर जाता है और इसके बाद जो वो आगे बढ़कर फैलोपियन ट्यूब के पास जहां पर एग रहता है वो जो है वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप देखिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो स्कॉटम है वो बॉडी से अलग क्यों होता है, बॉडी के बाहर क्यों होता है? तो रीजन ये है कि ये जो टेस्टिस है ना, जिसमें स्पर्म तैयार हो रहा है, स्पर्म का तैयार करने के लिए ना लो टेम्परेचर का जरूरत होता है, तभी स्पर्म बनता है। तो इस वजह से जो है कुदरत ने इसे बाहर रखा हुआ है ताकि बॉडी का टेम्परेचर अलग हो और जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर अलग हो। पहला रीजन। इसके बाद कौन सा दो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल है, जो जब ये स्पर्म जा रहा है यानी कि वास डेफरेंस में अपना लिक्विड को छोड़ता है, यानी कि अपना सिक्रीशन को देता है, वो कौन सा दो जो है ग्लैंड है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल है। वो क्यों देता है, क्या इसका फंक्शन है? इसका फंक्शन है कि जो स्पर्म जा रहा होता है उसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि क्योंकि ये है स्पर्म्स है उनको काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जो कि पहले तो ये वास्ट डिफरेंस है इतना बड़ा, इसको कवर करना है, प्लस वेजिना के थ्रू अंदर जाकर जो है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है। इसके लिए जो है बहुत ही ज्यादा एनर्जी और एक लिक्विड मीडियम की जरूरत पड़ती है, जो कि ये लोग कंबाइन रूप से ये फंक्शन को मतलब करते हैं। ठीक है, और ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा को जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें जो ब्लाडर है जो कि यूरिनरी ब्लाडर है, ब्लाडर कैसा ब्लाडर है? यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर यानी मूत्राशय है। तो ये जो यूरिनरी ब्लाडर है, ये इससे जो मूत्र आ रहा है यानी कि यूरिन आ रहा है और इधर से देखिए स्पर्म आ रहा है, ये दोनों लेकिन यहां पर मिल जा रहा है यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा जो है इट इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, दोनों का, यूरिन और स्पर्म दोनों का ये कॉमन पैसेज है, यानी कि एक ही रास्ता है यूरेथ्रा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये भी एक क्वेश्चन आया था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहां पे रहता है? तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो जस्ट यूरिनरी ब्लाडर के नीचे होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चंस वगैरह है ताकि हम लोग आसानी से कर पाए। टेस्टिस क्या काम है इसका? याद रखिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं। टेस्टिस इसका काम है कि ये मेल जर्म सेल को बनाता है, यानी कि स्पर्म को बनाता है। वास डेफरेंस इसका काम क्या है? यानी कि जिसको शुक्रवाहिका कहते हैं, हिंदी में भी है, मैं इसे बता दूंगा। वास डेफरेंस ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि स्पर्म को कैरी करता है। ठीक है, और ये सिक्रीशंस प्राप्त करता है कहां से? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से। ठीक है, हिंदी में पढ़ रहा हूं। शुक्राणुओं को शुक्र पोटिकाओं तक ले जाता है। ठीक है, ये एक लंबी नली के जैसा रचना है जो शुक्र पुटिकाओं और प्रोस्टेट ग्रंथियों से स्राव प्राप्त करता है। कहां कहां से स्राव प्राप्त करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्र पुटिका, ठीक है, उससे जो है स्राव प्राप्त करता है। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्मेटिक फ्लूइड, जो स्पर्मेटिक फ्लूइड है यानी कि जिसमें स्पर्म फ्लो करता है, और जो यूरिन है उसका कॉमन पैसेज है यानी एक ही रास्ता है, वो है यूरेथ्रा। ठीक है, सेमिनल वेसिकल ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स अ स्मूथ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम। ये एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है यानी कि एक द्रव स्रावित करता है जो कि स्पर्म को एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ उसको न्यूट्रिशन भी देता है, पोषण भी देता है। ठीक है,
प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी जो है एक फ्लूइड देता है जिसमें कि स्पर्म जिंदा रह सके, स्पर्म को जिंदा रखने के लिए, एंड हेल्प्स देम टू स्विम, और साथ ही साथ जो स्पर्म है वो आराम से तैरता हुआ फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके टू मीट द एग, ताकि वहां पर एग के साथ मीट कर फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स था उसका फंक्शन है, क्या करता है, ताकि आप अच्छा से कर पाए। हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं। शुक्रवाहिका यानी कि जो वास डिफरेंस था वो आपने देखा कि शुक्राणुओं को शुक्रपुटिकाओं तक ले जाता है, और ये दो तरह के जगह से, दो ग्रंथियों से स्राव प्राप्त करता है, एक शुक्रपुटिका सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथियों से। ठीक है, मूत्र मार्ग, ये मूत्र और शुक्र यानी कि जो स्पर्म है वो दोनों के लिए सामान्य वाहिनी है, यानी कि कॉमन रूट है या रास्ता है। शुक्रपुटिकाएं यानी सेमिनल वेसिकल, ये शुक्राणुओं को सुचारू रूप से परिवहन करने के लिए द्रव स्रावित करता है और उन्हें पोषण प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये द्रव उत्पन्न करता है जिसमें शुक्राणुओं को जीवित रखता है, ठीक है, और उन्हें तैरने और अंडे से मिलने के लिए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में मदद करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेल जर्म, जो भी आपका पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका जरूर याद रखिए। अभी हम लोग आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी मैंने एक नोट्स की तरह बनाया हुआ है, बाद में नीचे क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसमें क्या क्या जो है काम है और ये है, तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वेजिना है, यहीं से जो है स्पर्म जो है वो एंटर करता है, ठीक है, और ये जो आपका है ये ओविडक्ट है जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है, ये ओवरी है, यहीं पर अंडा बनता है, ठीक है, फॉलिकल जिसको हम लोग कहते हैं वो बनता है, ये यूट्रस है यानी कि गर्भाशय, ठीक है, तो ये है सर्विक्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्या पार्ट्स है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये आपको रहेगा। तो कम से कम डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब है ये, जिसको कि ओविडक्ट भी बोलते हैं या फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, ये यूट्रस है, ये वेजिना है। अभी आइए हम लोग इसका फंक्शंस वगैरह देखते हैं। ओवरीज, जो ओवरीज है इट प्रोड्यूसेस द फीमेल जर्म सेल यानी कि एग, जिसको कि फॉलिकल भी कहा जाता है, फॉलिकल, फॉलिकल्स बनाते हैं ये, ठीक है। ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है। इट कैरीज द एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। सबसे पहले तो यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, वो यही जगह है जो है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि जायगोट जब बन जाता है, तो इसी से वो जो है गर्भाशय तक जाता है यानी कि यूट्रस तक जाता है, ठीक है। एक बार हम इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है और इसके बाद वो जाता है। यहां पर देखिए थोड़ा छोटा सा डायग्राम है लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो यहां पर देखिए छोटा छोटा सा ये जो दिख रहा होगा ये है स्पर्म, और ये फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में यहां देखिए ये एग है, ये जो है ओवरी है, यहीं से एग बना और एक एक एग रिलीज होता है यहां से। तो एक एग जो रिलीज हुआ, देखिए एरो से इसका रास्ता दिखाया गया है, ठीक है, ये एग जा रहा है और यहीं पर अगर स्पर्म आए तो वो एग से यहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन करता है। जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट, ये धीरे धीरे मूव करके ये देखिए यूट्रीन वॉल में जाकर इस तरह से चिपक जाता है, इम्प्लांटेशन जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पर हो रहा है, वो फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यूट्रस या हैलो ऑर्गन वेयर एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस। यही वो जगह है जहां पर जो एम्ब्रायो है जब वो ये हो जाता है तो यूट्रस का अंदर का दीवार में जाके चिपक जाता है, इसी को गर्भाशय कहते हैं। वेजिना, इट रिसीव्स द स्पर्म्स। प्लेसेंटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट है, फेलोपियन ट्यूब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेसेंटा, इसका क्या काम है, एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। ये वही अंग है प्लेसेंटा जिससे कि जो एम्ब्रायो है वो मां के रक्त से जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, यानी कि मदर का ब्लड से जो है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। एंड वेस्ट जनरेटेड बाय द एम्ब्रायो इज ऑल्सो रिमूव्ड बाय इट। और जो एम्ब्रायो है
वो भी वेस्ट जनरेट करता है, तो वो भी इसी अंग से निकलता है बाहर, प्लेसेंटा से। यानी कि प्लेसेंटा का दो काम है, एक बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करना, दूसरा जो वो वेस्ट जनरेट करता है उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो ये है, आप लोग जो है हिंदी में भी इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। अंडाशय, इसका काम क्या है? मादा जनन अंगों यानी कि अंडों का उत्पादन करना। फेलोपियन ट्यूब, ये अंडों को गर्भाशय तक ले जाती है, और अंडों का निषेचन यानी कि जो उसका फर्टिलाइजेशन है वो यहीं पे होता है। ठीक है, गर्भाशय ये खोखला अंग है जहां भ्रूण गर्भाशय की दीवारों पर प्रत्यारोपित होता है, माने ये खोखला अंग है जहां पर जाके भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रायो है वो जाकर चिपक जाता है। ठीक है, योनि शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा याद रखिएगा कि भ्रूण को प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रक्त से पोषण मिलता है, और भ्रूण के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट भी इसके द्वारा बाहर निकालते हैं। ये एक डिस्क जैसी रचना होती है जो गर्भाशय की दीवार में धसी रहती है। तो आइए हम आपको प्लेसेंटा जो है थोड़ा सा दिखाते हैं ताकि आपको वो याद रहे। प्लेसेंटा का एक छोटा सा तस्वीर ये रहा, यहां पर देख सकते हैं, ये है प्लेसेंटा। ये जो है यूट्रस है, ये यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस, ये वाला क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय का अंदर का वॉल में देखिए, ये जो है एक डिस्क जैसा रचना आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा गौर से देखिए, ये जो है डिस्क जैसा रचना है ये वाला। ठीक है, इसी से जो है एम्ब्रायो देखिए वो चिपका रहता है, और यहीं से मदर का ब्लड से जो है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अपना वो भी यहीं से बाहर निकलता है। तो ये है प्लेसेंटा का काम, जो कि एक डिस्क जैसा रचना है। ठीक है, एक बार इसको हम रेड पेन से आपको ये कर देते हैं ताकि वो ध्यान रहे। ये देखिए, ये वाला, ये पोर्शन को बोल रहा है, ये डिस्क के जैसा रचना है, जो कि बच्चा यहीं पे जो है ये अटैच रहता है यूट्रीन वॉल से, और यहीं से जो है एम्ब्रायो बोलते हैं इसको, यहीं से उसको जो है पोषण भी मिलता है, और अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकालता है। तो प्लेसेंटा का एक बहुत ही वाइटल रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 29। इफ इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ब्लॉक्ड, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस चीज को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, है ना? ऑप्शन है वास डेफरेंस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ट्यूब, नन ऑफ द अबव। यदि पुरुष प्रजनन तंत्र में डैश को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा। तो किसको ये कर देंगे? तो शुक्रवाहिका को, यानी कि वास डेफरेंस को। याद है? देखिए ये रहा, ये डायग्राम को देखिए और थोड़ा सा ख्याल कीजिए, ये वाला, कि ये जो स्पर्म यहां से निकल के जाएगा, जो टेस्टिस है, यहां से जो स्पर्म निकल के जाएगा, अगर इसको कहीं पे ब्लॉक कर दिया जाए, अगर इसको कहीं पे ब्लॉक कर दिया जाए तो स्पर्म का ट्रांसफर ही नहीं होगा, स्पर्म इससे आगे ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो मतलब ये है जो प्रेगनेंसी को रोकने का उपाय है, वो एक ये भी उपाय है कि वास डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन ये सारे जो है ये ऑपरेशन वगैरह के जरिए किया जाते हैं, सबका जो है थोड़ा ना थोड़ा साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो आइए फिर 30 नंबर, इफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ब्लॉक्ड। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें बोल रहा है कि किसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस। एग जो है वो यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, यदि महिला प्रजनन तंत्र में डैश को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंडे गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि तो वो कौन सा है? वो है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, एक बार देखिए ये डायग्राम को देखिए और खुद से आंसर को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या एग जो है वो यूट्रस तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट। ठीक है, फर्टिलाइज एग इज नोन एज, जो फर्टिलाइज्ड एग है, जब एग फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जायगोट, युग्मनज। ठीक है, डैश इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। स्पर्म और यूरिन का कॉमन पैसेज है कौन सा? तो अभी अभी आपने देखा था, वो कौन सा है? वो है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है फॉर स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, डैश गेट्स द सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स लाइक सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। शुक्र पुटिका और प्रोस्टेट ग्रंथि जैसी ग्रंथियों से स्राव को प्राप्त करता है कौन? तो आंसर क्या था? वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी, है ना? याद है ना आपको कि इधर से स्पर्म निकल के जाता था
और रास्ते में दो ग्रंथियां, एक सेमिनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड, अपना अपना स्राव उसमें देती थी। एक देती है ताकि वो तैर सके, एक देती है ताकि वो जिंदा रह सके, और जो है एक जो है मीडियम प्रोवाइड करती है ताकि वो तैर के जा सके, है ना। तो ये दोनों का काम है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देता है। मैं ये पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं, पार्ट 3 जब पढ़ाऊंगा तो और भी बहुत सारे मतलब क्वेश्चन लिख के कराऊंगा, लेकिन पहले एनसीईआरटी, फिर ये पार्ट 1, पार्ट 2 को थोड़ा मैं समय के बाद डालूंगा। तब तक आप दोनों वीडियो को अच्छा से देख के रखिएगा। इतना ही ज्यादा काफी है, लेकिन इसके बाद भी, ताकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे एकदम से, मतलब आप वीडियो देखें और आपको याद आ जाए और आप जो है एग्जाम में करके आए, ऐसा करना है, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा। अभी आपको ये बताना है आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, कौन सा कथन सही है। स्टेमेन के बारे में बता रहे हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विच प्रोड्यूसेस मेल जर्म सेल और पॉलन ग्रेन, जो कि मेल जर्म सेल बनाता है या पॉलन ग्रेन बनाता है। स्टेमेन ये फ्लावरिंग प्लांट का है ना। दूसरा बता रहे हैं पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विच प्रोड्यूसेस द फीमेल जर्म सेल और एग सेल। बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए स्टेमेन तो आप जानते हैं कि ये मेल जर्म सेल है, बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बिल्कुल ठीक है। और ये मेल जर्म सेल यानी कि पॉलन ग्रेन बनाता है, तो ये तो सही है बिल्कुल। पिस्टिल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्रोड्यूसेस फीमेल जर्म सेल और एग सेल, बिल्कुल ठीक है। तो जो पुंकेसर है ये नर जनन अंग है और नर जनन कोशिका या पराग कण उत्पन्न करता है, बिल्कुल ठीक है। स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग है जो मादा जनन कोशिका या अंडाणु बनाता है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि दोनों कथन सही है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इसमें से कौन यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। कौन जो है आपको पूछा जा रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप ये बताइए कि यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ। यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बताइएगा, ऑप्शन में आपने पढ़ा है कि जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है वो उसमें कौन सा जो है ये रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। पपाया एंड वाटरमेलन, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन एंड मस्टर्ड, पपीता और तरबूज, गुड़हल और सरसों, गुड़हल और तरबूज और सरसों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा पपाया एंड वाटरमेलन। पपाया और वाटरमेलन ये है यूनिसेक्सुअल प्लांट का उदाहरण है, यानी कि इसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी कि या तो पिस्टिल होगा, दोनों में से कौन कौन, मेल फीमेल वाले को क्या बोलते हैं, पिस्टिल। तो या तो इसमें पिस्टिल होगा या क्या होगा, स्टेमेन होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर दोनों पाया जाएगा एक ही फ्लावर में तो वो हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आइए बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, इसमें से कौन जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसका आंसर क्या होगा, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, गुड़हल और सरसों का फूल, ठीक है। मेल जर्म सेल ऑफ फ्लावर और पोलन ग्रेन इज डैश इन कलर, जो मेल जर्म सेल होता है फ्लावर का वो कैसा कलर का होता है, मतलब पोलन ग्रेन कैसा कलर का होता है, तो ये येलो कलर का होता है, पीला कलर का, ठीक है। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, मैंने पहले भी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। जो हल्का हल्का क्वेश्चन है, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। पोलन ग्रेन इन फ्लावर्स ट्रैवल फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी, जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा से ओवरी तक जाता है, थ्रू कैसे जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा से, ठीक है, स्टिग्मा से ओवरी में जाता है, तो ये कैसे जाता है ये आपको बताना है। तो ये जाता है, ये मैंने थोड़ा आंसर इसका गलत लिख रखा है, जाता है पोलन ट्यूब से, पोलन ट्यूब, TUB, पोलन ट्यूब से जाता है, ठीक है, पोलन ट्यूब से जाता है, ठीक है। तो एक बार आप इसका डायग्राम भी देख लीजिए थोड़ा, तो ये आपको समझ में आएगा। ये रहा पोलन ट्यूब, देखिए ये पोलन ग्रेन है ना, ये पोलन ग्रेन यहां से जाएगा, ये रहा पोलन ग्रेन, और यही जो है पोलन ट्यूब से होकर
ओवरी तक जाता है, क्योंकि ओवरी तक जब पहुंचेगा तो वहीं पे एग होता है, तो वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये किससे होके जाता है? पॉलन ट्यूब से होके जाता है, ठीक है। चूंकि पॉलन ट्यूब उसमें ट्रैवल करता है, इसीलिए इसका नाम, सॉरी, चूंकि उसमें पॉलन ग्रेन ट्रैवल करता है, इसीलिए उसको पॉलन ट्यूब नाम दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर विल नॉट बी अफेक्टेड। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें फर्टिलाइजेशन अफेक्टेड नहीं होगा? देखिए, फर्टिलाइजेशन अफेक्टेड नहीं होगा का मतलब क्या हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल, अगर वो लोग है तो अफेक्टेड होगा, अगर वो नहीं है तो अफेक्टेड क्यों होगा भला, है ना। तो क्वेश्चन पढ़िए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर विल नॉट बी अफेक्टेड। किसमें फर्टिलाइजेशन अफेक्टेड नहीं होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमेन और पेटल। आइए सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए, देखिए स्टिग्मा बिल्कुल जरूरी है, स्टाइल ये भी जरूरी है, ओवरी ये भी जरूरी है, लेकिन ये जो पेटल आप देख रहे हैं ना, पेटल देखिए, ये जस्ट फ्लावर का ये वाला हिस्सा है, ये कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, तो ये रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पेटल, ठीक है, ये हो जाएगा पेटल, पंखुड़ी। ये रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर विल नॉट बी अफेक्टेड। निम्नलिखित में से किसके अभाव में पुष्प में निषेचन प्रभावित नहीं होगा? तो पंखुड़ी, क्योंकि ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं है, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? ओवरी, यस ये है, यूट्रस ये भी है, फेलोपियन ट्यूब ये भी है, वास्ट डेफरेंस ये तो फीमेल का है, मेल का है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, वास्ट डेफरेंस ये है, सेमिनल वेसिकल ये भी है ना, यूरेथ्रा ये भी है, प्लेसेंटा नहीं, प्लेसेंटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन ह्यूमन कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को शॉर्ट में बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि वो डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण होता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला है वो है गोनोरिया और सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, लेकिन साथ ही साथ बैक्टीरिया से होने वाला है, गोनोरिया और सिफिलिस, गोनोरिया एंड सिफिलिस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन ह्यूमन आर कॉज ड्यू टू वायरस। वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि एसटीडीज है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लेकिन साथ ही साथ बोल रहा है कि वायरस से होता है, तो ये है वॉट्स एंड एचआईवी एड्स, ठीक है। मस्से और एचआईवी एड्स ऐसा है जो एक तो ये एसटीडीज है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और साथ ही साथ वायरस से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथर ऑफ द फ्लावर कंटेन। जो फ्लावर का एंथर होता है ना, फ्लावर का जो एंथर होता है उसमें कौन सा होता है? तो आपको हम एक बार डायग्राम जरूर दिखाएंगे ताकि आपको याद आए। ये देखिए, जो एंथर होता है वो, क्या क्वेश्चन था, द एंथर ऑफ द फ्लावर कंटेन, है ना, एंथर में क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो एंथर है यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो एंथर है ना, ये वाला, इसमें क्या है, ये छोटा छोटा रहेगा तो ये पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन इसमें ही रहता है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, पॉलन ग्रेन्स, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन यानी कि परागण, परागकण, पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से होता है? कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन के कारण होता है। तो ऑप्शन है बनाना, यस होता है, जैस्मिन ये भी होता है, रोज ये भी होता है, सुगर कैन ये भी होता है, ग्रेप्स और ऑरेंज, ये सब कायिक प्रजनन से होने वाला है। जैसे हिबिस्कस, एकदम नहीं, हिबिस्कस तो आपको पता है कि ये जो है आपका इससे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, तो ये नहीं होगा, ठीक है। पंपकिन, कैरोट और पोटैटो, ठीक है, तो इसमें भी देखिए जो आपका पोटैटो है ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन से होता है, लेकिन जो पंपकिन है
उसमें तो फ्लावर होता है, तो जो फ्लावर जिसमें भी होगा वो कभी भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं होगा, सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो ये भी नहीं होगा। टोमेटो, कैरोट, लेडीज फिंगर, इसमें भी फूल होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ये सब होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। नेम द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच वेयर द एग इज फर्टिलाइज्ड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कौन सा भाग है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है? तो ऑब्वियसली फैलोपियन ट्यूब में होता है, बार बार दिखाए हैं हमने, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, दोनों नाम है इसका। नेम द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन है? तो याद रखिएगा ओवम है, अंडाणु। ठीक है, नेम द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। नेम द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल एंड ट्रांसफर्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रायो। यानी कि वह डिस्क जैसी संरचना क्या है जो गर्भाशय की दीवार में अंतर्निहित होती है और मां के रक्त से भ्रूण तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? प्लेसेंटा है ना, जिससे कि जो भ्रूण है यानी कि जो एम्ब्रायो है उसको पोषण भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है और साथ ही साथ उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी बाहर निकालते हैं। 49. नेम द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच प्रोवाइड्स फ्लूइड टू द स्पर्म, हाँ, फॉर देयर स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। बोल रहा है कि उस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिस्टम का नाम बताना है जो फ्लूइड प्रोवाइड करता है, फ्लूइड जो कि स्पर्म के लिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बनता है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी देता है, पोषण भी प्रदान करता है। तो आपको पता होगा प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, हम लोग बार बार इसको याद करते आ रहे हैं। 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा नहीं है गलत, मतलब नॉट करेक्ट, सही नहीं है। मेल जर्म सेल और स्पर्म हैज आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। मेल जर्म सेल में या तो एक्स या फिर वाई होता है। ठीक है, फीमेल जर्म सेल और ओवा हैज आइदर एक्स और वाई। मेल जर्म सेल हैज एक्स, फीमेल जर्म सेल हैज वाई। तो ये प्रश्न मैंने थोड़ा सा गलत ये कर दिया है, आपको वैसे एक बार दिखा देते हैं, क्वेश्चन डायग्राम दिखा देते हैं कि क्या है। ये देखिए, सवाल ये था कि जो मेल जर्म सेल होता है ना, मतलब जो फादर का जो क्रोमोसोम होता है, तो उसमें एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों होता है। ठीक है, लेकिन जो फीमेल का, जो मदर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें केवल एक्स एक्स होता है। तो जब दोनों से फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों का जो जर्म सेल है यानी कि स्पर्म और ओवा जब फर्टिलाइजेशन करता है, तो उसी समय सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो जो लड़का का जो कोड बनता है वो XY बनता है, जो लड़की का बनता है वो XX बनता है। तो जब ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें अगर मेल से X आएगा और फीमेल के पास तो ऑलरेडी X है तो XX बन जाएगा, यानी कि गर्ल चाइल्ड हो जाएगा। और जब मेल से Y आएगा और इसके पास जो फीमेल है उसके पास X है तो फीमेल तो XY बन जाएगा। यानी कि आप अगर गौर से देखिए तो दोनों पेरेंट में कौन ये डिसाइड कर रहा है कि जो होने वाला बच्चा है वो उसका सेक्स क्या होगा, यानी कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो ये डिसाइड करता है फादर का जो क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम ये है। तो फादर का जो ये है वो ये डिटरमाइन करता है कि होने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो फीमेल होता है उसमें केवल एक्स एक्स होता है। अगर x चला गया तो XX बन जाएगा तो फीमेल, y चला गया तो XY बन जाएगा तो मेल, यानी कि लड़का बच्चा होगा। तो इस तरह से ये सवाल था। Which of the following when cut into two pieces grows into complete organism? बोल रहा है इसमें से किसको आप काट दीजिएगा यानी कि दो टुकड़ा बना दीजिएगा या उसे ज्यादा भी कर सकते हैं तो वो नया बन जाएगा। तो ऐसा किसमें होगा दोस्तों? प्लैनेरिया। याद आ रहा है ना? आइए एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखाते हैं। प्लैनेरिया, ये देखिए प्लैनेरिया को आपने दो तीन टुकड़ों में भी काट देंगे तो देखिए कंप्लीट बन जा रहा है ना? रीजेनरेशन के द्वारा ऐसा संभव हो पाता है। Which part of the angiosperms do reproductive parts and organs are located? एंजियोस्पर्म बोलते हैं जिसमें फूल लगता है, ऐसे पौधे जिसमें फूल लगता है उसको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां पर होता है? तो डेफिनेटली फ्लावर में होता है। जो मेल है
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको पिस्टिल बोला जाता है। ठीक है, यानी कि पुष्प में होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो पुरुष का जननांग है उसे पुंकेसर, और जो स्त्री जननांग है उसे स्त्री केसर कहते हैं। 53 पढ़िएगा सवाल। द एग और ओवा इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस थ्रू द डक्ट। किसके जरिए उसको जो है लेके जाया जाता है, ये बताइए। आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग इसको खुद से बताइएगा, क्योंकि बार बार जो है एक ही सवाल हम लोगों का रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो ओवरी तक लेके जाते हैं वो कौन सा है, वो है ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, यूरिन फ्रॉम किडनी इज ब्रॉट टू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू। जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर से लेके आते हैं, कौन लेके आते हैं उसको, यूरेटर, है ना। कौन लेके आते हैं, यूरेटर, है ना। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेके आते हैं, सॉरी, किडनी से, है ना। किडनी रहता है, यहां पे देख लीजिए, छोटा सा एक तस्वीर बना देते हैं। ये किडनी है और ये है, मान लीजिए, यूरिनरी ब्लैडर। तो एक यूरेटर ऐसे आ जाता है, एक यूरेटर ऐसे आ जाता है ना। और ये हम लोग का किडनी है, मान लीजिए, है ना, ये वाला। तो इस तरह से ये यूरिन आकर के ये यूरिनरी ब्लैडर है उसमें, इसको बोलते हैं क्या, यूरेटर। दो जोड़ी होता है, दो किडनी के हिसाब से दो यूरेटर होता है। तो वही क्वेश्चन है कि यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन कहां से, किडनी से कहां से आता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो किसके थ्रू आता है, यूरेटर के थ्रू आता है। What type of reproduction takes place in angiosperm? एंजियोस्पर्म मतलब मैंने क्या बताया, फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फूल लगते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऑब्वियसली, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा रीचेस टू ओवरी थ्रू द ट्यूब नोन एज। जो पोलन ग्रेन है जो ओवरी तक पहुंचता है उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब, है ना। मैंने इसका तस्वीर भी आपको दिखाया है। वर्तिकाग्र से परागकण एक नली के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं, पराग नली, है ना। ये रहा, इसका डायग्राम एक बार देख लीजिए। ये रहा पोलन ट्यूब, है ना। ये रहा, देखिए, पोलन ट्यूब, है ना, पोलन ट्यूब। इसी से जो है पोलन ग्रेन आता है, मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, और आता है। और यहाँ पर ओवरी जो है इसमें ही अंडाशय रहता है, फीमेल जर्म सेल, और दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों का ये जो MCQ का पार्ट 1 था ये कंप्लीट हो गया है। मैं बहुत जल्द आप लोगों को पार्ट 2 बताऊंगा, लेकिन मैं तब तक नहीं बताऊंगा, मोटा मोटी 10-12 दिन तक, कि जब तक आप पार्ट 1 यानी कि पूरा NCERT का बुक, और दूसरा ये जो MCQs है वो आप अच्छी तरह नहीं कर लेते, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होगा वो इन्हीं दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको जो है अच्छा से समझ में भी आएगा, और आप क्वेश्चन आंसर भी काफी अच्छा से कर पाएंगे। दोस्तों ये जो मटेरियल है मैंने बहुत ही मेहनत से और बिल्कुल एज पर सिलेबस बनाया है, ताकि आप भटके नहीं, क्योंकि बाजार वगैरह में बहुत सारा बुक है तो आप भटक जाएंगे कि क्या है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर का जब ग्रुप डी का, रेलवे का एग्जाम का जो पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों बाहर जाएं, है ना। इसीलिए हमने एनसीईआरटी का प्लस प्रीवियस ईयर प्लस जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है उन सब को लेकर के ये सब बनाया हुआ है। तो जरूर आप लोग जो है अच्छा से देखिएगा, कुछ नोट्स भी बना सकते हैं, समय बहुत कम है, 1.5 महीने का वक्त है आपके पास, आप ईमानदारी के साथ पढ़िए, मैं आपके साथ हूं। आपको साइंस का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।